नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 22 सितंबर 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे एक्सप्लेन पेज की। मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है उनकी लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर के बात चल रही है। ठीक है, तो देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस बारे में अभी बातचीत एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को ये केस ट्रांसफ़र कर दिया है। ठीक है, सुनवाई शुरू होगी 27 सितंबर को। मुद्दा क्या है कि जो भी प्रोसीडिंग होती है सुप्रीम कोर्ट में उसको लाइव टेलीकास्ट किया जाए जिससे कि पब्लिक इजीली देख सके। हिस्ट्री की बात करें इंडिया में तो 26 अगस्त 2022 को जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना जी का जब रिटायरमेंट हुआ था तब सुप्रीम कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग हुई थी। ठीक है, इसके अलावा पहला कदम कब उठाया गया था? 2018 में। कब? जब 3 जजेस की बेंच ने, उस टाइम के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, इनकी 3 जजेस की जो बेंच थी, इन्होंने पहली बार पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को सुनने की बात एक्सेप्ट की कि क्या जुडिशियल प्रोसीडिंग को लाइव स्ट्रीम कर देना चाहिए या नहीं। तो ये अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल और नेशनल इंपॉर्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया था इस मुद्दे को। पेटिशनर ने ये बोला कि इससे क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ ओपन एक्सेस टू जस्टिस ये इंश्योर हो पाएगा। इससे क्या होगा कि पब्लिक इजीली देख पाएगी, जैसे नॉर्मली जाती है ना पब्लिक देखने के लिए प्रोसीडिंग जो भी होती है ना, कोर्ट रूम में बैठती है, सुनती है केस में क्या चल रहा है। तो नेशनल इंपॉर्टेंस के या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं उनकी लाइव स्ट्रीमिंग की डिमांड की गई थी इस पिटिशन में। फिर इस बात पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सीनियर एडवोकेट होते हैं जिनको हम बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, उनको अपनी तरफ से ओपिनियन मांगा गया था, जो अभी करंटली के वेणुगोपाल जी हैं, कि भाई आप बताओ आपके हिसाब से क्या करना चाहिए। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल ऑफ ओपन एक्सेस टू जस्टिस की डिमांड की जा रही है, क्या हमें ये इंश्योर करना चाहिए? तो अटॉर्नी जनरल के द्वारा जवाब में क्या दिया गया वो अगर देखें तो देखो, इनका ये कहना था कि लाइव स्ट्रीमिंग जो है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे एक बार ट्रायल के तौर पे स्टार्ट किया जाएगा कोर्ट नंबर 1, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी एसोसिएट जो जज होंगे वो बैठेंगे। एसोसिएट मतलब दूसरे जो जजेस हैं वो बैठेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस को वहाँ पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। उसमें देखा जाएगा कितने क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। अगर वहाँ पे प्रॉब्लम आती है तो फिर बाद में आगे देखा जाएगा, और अगर प्रॉपर स्मूथली चलेगा तो लाइव स्ट्रीमिंग को आगे बढ़ाया जाएगा। अटॉर्नी जनरल के द्वारा जो रिकमेंडेशन दी गई कि लाइव स्ट्रीमिंग कर देनी चाहिए हमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन्वॉल्व जो भी केसेस आ रहे हैं वो, तो उनमें मेन ये रहेगा कि कोर्ट रूम जो है वो बहुत ज़्यादा भीड़ से भर जाता है, तो जो लिटिगेंट्स हैं उनको बहुत प्रॉब्लम आती है। ठीक है, जिनका केस चल रहा होता है पार्टीज़ का, उनको प्रॉब्लम आती है। तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए भीड़ कम हो तो बोले ठीक है कोई इशू नहीं है, लाइव स्ट्रीमिंग की जा सकती है। पर साथ में अटॉर्नी जनरल ने जो रिकमेंडेशन दी है उसमें कुछ बातें कही हैं, जैसे मैट्रिमोनियल मैटर्स है, मान लो शादी से रिलेटेड कोई मुद्दा है डाइवोर्स का, वो उसका लाइव स्ट्रीम नहीं करेंगे। दूसरा ये, मान लो जुवेनाइल की अगर बात की, जुवेनाइल के इंटरेस्ट है, ठीक है, 14-16 साल के जो बच्चे हैं, 14-16 साल के जो बच्चे हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन करना, या किसी यंग ऑफेंडर का मुद्दा आ गया, ठीक है, जो अभी अभी बालिग नहीं है, नाबालिग है, तो इस तरीके से उनको आप देखोगे तो समाज में गलत मैसेज ना चला जाए, क्योंकि उनकी आगे बहुत बड़ी ज़िंदगी बाकी रहती है। तो ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन मिले, तो ऐसे में उनकी लाइव स्ट्रीमिंग ना करी जाए। नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे को ना किया जाए। इसके अलावा विक्टिम्स, विटनेस या फिर जो डिफेंडेंट्स होते हैं उनका अगर आप कंसेंट ले भी लेते हो कि हाँ जी हम आपसे संबंधित जो भी प्रोसीडिंग हो रही है जिसमें आप गवाह के तौर पे आ रहे हो, या फिर जो भी पीड़ित है उसको पूछ लिया जाएगा कि भाई हम आपके केस की लाइव स्ट्रीमिंग करना चाह रहे हैं। अगर वो कंसेंट दे भी दे ना अपनी कि हाँ लाइव स्ट्रीमिंग कर दो चाहे हमारे केस की, तो उस केस में ब्रॉडकास्टर जो है उस टाइम पर क्या किया जाएगा, उनकी जो चेहरा है ना उसको ब्लर दिखाया जाएगा जिससे कि उनको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सके, क्योंकि हो सकता है कि उनको डराया धमकाया जाए, परेशान किया जाए बाहर निकलने के बाद में। तो ये 4 सजेशन दिए। फिर 5वां क्या सजेशन दिया कि सेंसिटिव या कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कोई मुद्दा हो, कोई सेक्सुअल असॉल्ट या रेप से रिलेटेड मुद्दा हो, तो उसको भी लाइव स्ट्रीम नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ने क्या रिकमेंडेशन दी कि पब्लिसिटी जब किसी भी मैटर की हो रही हो तो ये देखना होगा कि वो कहीं एंटीथेटिकल ना हो। ठीक है, मतलब एथिकल, नैतिकता कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए कुल मिलाकर के। इसके अलावा यूँ मानो कि समाज में एनिमिटी का माहौल बनाने वाली बात हो कुछ, ठीक है, कुछ प्रोवोकेटिव सेंटिमेंट्स
क्रिएट हो जाए, मतलब किसी को इंस्टिगेट करना, किसी को भड़काने वाला अगर कोई स्टेटमेंट या कोई केस चल रहा हो तो उनको थोड़ा सा हमें अवॉइड करना होगा। तो ये स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है। अब देखो ट्रायल के तौर पे तो एक बार सुनवाई हो जाए फिर देखते हैं क्या होता है। लाइव स्ट्रीमिंग हाई कोर्ट्स की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही 2018 में ये जो सुनवाई की बातचीत की थी, तब से लेकर अभी तक गुजरात हाई कोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग जुलाई 2021 से करनी शुरू कर दी। फिर झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पटना हाई कोर्ट्स ने भी अपनी तरफ से ये शुरुआत कर दी, और इलाहाबाद हाई कोर्ट है वो भी इस पे अभी सोच रहा है कि हाँ हम भी स्टार्ट करें जल्दी से लाइव स्ट्रीमिंग। नेक्स्ट है अमेरिका की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ब्राज़ील की बात करें, अलग अलग कंट्रीज़ की, तो यहाँ पर भी देखो लाइव स्ट्रीमिंग की बात चली थी। 1955 से लेकर अभी तक ऑडियो रिकॉर्डिंग तो देखो अलाउड है, और जो भी आर्ग्यूमेंट्स हैं उनकी ट्रांसक्रिप्ट है वो भी रिलीज होती है पब्लिक में, मतलब टाइप मैटर है वो भी रिलीज कर देते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग अभी अलाउड नहीं है यूएसए में। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहाँ पर लाइव या डिले ब्रॉडकास्टिंग अलाउड है, पर वही चीज़ है कि अलग अलग कोर्ट्स के अलग अलग नॉर्म्स हैं। ब्राज़ील की बात करें तो 2002 से अभी तक वीडियो और ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग अलाउड है कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की, जिसमें डेलिब्रेशन, कोई भी मुद्दे पे डिबेट हो रहा हो, ठीक है, वोटिंग प्रोसेस, इन सबको भी वहाँ पर अलाउ किया जा रहा है। वहाँ पर एक चैनल चलता है ब्राज़ील में, टीवी जस्टिसा या जस्टिका और रेडियो जस्टिका, ठीक है, उसमें लाइव प्रोसीडिंग सीधी ब्रॉडकास्ट की जाती है, लोग आराम से देख पाते हैं। कनाडा की बात करें तो कनाडा में ब्रॉडकास्ट लाइव की अगर बात करें तो केबल पार्लियामेंट्री अफेयर चैनल है एक, लाइव दिखाया जाता है उस पर। साउथ अफ्रीका की बात करें तो 2017 से वहाँ पर भी लाइव स्ट्रीमिंग को अलाउ कर दिया गया है। किसके अंडर में? फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 है ना, उसके पार्ट, उसी के अंडर में हम मीडिया को पार्ट बना करके रखते हैं, मीडिया उसी का हिस्सा है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का। उसी के हिसाब से साउथ अफ्रीका में भी जो राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसी के अंडर में मीडिया को लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए अलाउ किया हुआ है। यूनाइटेड किंगडम की बात करें 2005 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चार्जेस जो थे उनको अमेंड करते हुए ये कहा था कि भाई रिकॉर्डेड प्रोसीडिंग्स है सुप्रीम कोर्ट की यूनाइटेड किंगडम की, वो अलाउ कर दी जाएगी, ठीक है। फिर आप देखो प्रोसीडिंग्स जो है उनके लाइव 1 मिनट डिले से दिखाया जाएगा, ऐसा नहीं एकदम बिल्कुल लाइव दिखाया जाए, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज आते हैं, कुछ ऐसे मुद्दे आते हैं जैसे लाइव ही चल रहा है तो उसी टाइम पे ऑन द स्पॉट मान लो कुछ इंटरप्शन आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो वो इशू थोड़ा सॉर्ट आउट करके किया जा सकता है। कंसर्न्स क्या है? कंसर्न तो मेन तो ये है, देखो लाइव स्ट्रीमिंग करने से एक तो ट्रांसपेरेंसी आएगी, जस्टिस एक्सेस करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, लोग आराम से, जैसे हमारे जैसे लोग घर बैठे बैठे देख सकते हैं कि क्या प्रोसीडिंग में क्या बात कही गई। जैसे हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तो उसकी बजाय लाइव प्रोसीडिंग देख लेंगे, कोई इंपॉर्टेंट केस चल रहा है हमारे हिसाब से तो ईजिली सुन पाएंगे उसको, ठीक है। तो ऐसे में लोगों को और एक दूसरे लोग एक आसानी से वो प्रोसीडिंग को देख पाएंगे। फिर इसके अलावा डर क्या है? डर यह है कि यूट्यूब जैसे चैनल या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप देखा करो, कोई भी प्रोसीडिंग हुई है उसके क्लिप निकालते हैं और उसको एकदम यूँ हाईलाइट करके दिखाते हैं, जैसे हाई कोर्ट सुपर एंग्री ऑन आर्मी ऑफिसर। अब वहाँ पे इन्फॉर्मेशन को मिस इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, बस केवल अपने व्यूज़ को अट्रैक्ट करने के चक्कर में लोग जो हैं वो वीडियोस की क्लिप कट करते हैं और उनको उठा उठा करके, और आजकल तो शॉर्ट वॉट की व्यवस्था और दे दी, शॉर्ट्स और ये डालने की, रील्स डाल देते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। तो उसके वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं कोर्ट क्या तो स्टेटमेंट दे रहा है और क्या उसको पब्लिक में पेश किया जा रहा है, तो उसमें रात दिन का फ़र्क आ जाता है ना, इसलिए ये कंसर्निंग है। दूसरा, ब्राज़ील के कोर्ट में जो अलाउ किया हुआ है तो उसमें क्या बोला गया है कि जज के सामने जब कैमरा आता है ना तो जज भी एक तरीके से पॉलिटिशियन की तरह बिहेवियर करने लग जाते हैं कि हाँ जी, अपनी खुद की पर्सनल एक्सपोजर को शो करने लग जाते हैं कि हाँ जी मैं जज हूँ और मुझे भी सुनो, ठीक है। तो बोलो वो चीज़ जबकि उनके डोमेन में नहीं आती है, उनका काम है वहाँ पे जस्टिस इंश्योर करना। सेम चीज़ अगर देखी जाए तो फ्रिक्वेंसी ऑफ फिलिबस्टरिंग, दैट मीन्स कोई भी प्रोसीडिंग चलती रहती है और लाइव स्ट्रीमिंग अगर करते हो तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि बीच बीच में लोग ग्लिचेस क्रिएट कर देते हैं, तो वो प्रोसीडिंग एकदम स्मूथ नहीं चल पाती। ये चीज़ यूएसए के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने और सेनेट के जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा ये बात हाईलाइट की जा चुकी है। फिर देखो यूएसए के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रोसीडिंग जब की गई तो वहाँ पर एक चीज़ बड़ी क्लियर होकर के आती है कि जेंडर्ड, हाईली जेंडर्ड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वहाँ पर जब ऑनलाइन होता है, कब भी कोई डिबेट होता है। जैसे कोई विमेन अपनी तरफ से स्टेटमेंट देना चाहे तो उसको रोकने की कोशिश की जाती है, ठीक है। एडवोकेट भी अगर मेल एडवोकेट है तो वो इंटरप्शन कर देता है, या फिर मेल जज है तो वो इंटरप्ट कर देता है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम आती है। इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है
कि 1 by 1 एक कहता ना सीक्वेंस सेट कर दिया जाए कि भाई किसका नंबर कब आएगा बोलने का, तब तो फिर भी ठीक है। पर एक बंदा बोलने की कोशिश करता है, वो फीमेल है, तो इतने में मेल काउंटर पार्ट कोई भी दूसरा, चाहे एडवोकेट हो चाहे कोई भी हो, वो उसको क्या करेगा, डिस्टर्ब कर देता है। तो इसकी वजह से भी लाइव प्रोसीडिंग से वो कई बार डिस्ट्रप्शन में आ जाती है। तो ये कुछ कंसर्न्स भी हैं। बाकी तो देखते हैं सुनवाई के बाद में क्या आउटकम निकलता है, पता पड़ेगा। नेक्स्ट है, देखो जो नैनो प्लास्टिक होता है ना, बिल्कुल छोटा प्लास्टिक, ठीक है, साइज में, वो ये जो बॉटल पड़ी है, ये प्लास्टिक की पॉलीथीन और ये पड़ी है ना, ये क्या करें, डिके करके और फिर मिट्टी में मिल जाती है, और मिट्टी के थ्रू प्लांट्स में फिर ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो फिर ये हमारे फूड चेन में एंटर होने का डर रहता है, जो नैनो प्लास्टिक है उसका। और ये स्टडी ने साबित भी किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न फिनलैंड में ये सर्वे किया गया था, जिसमें नैनो प्लास्टिक, बेसिकली नैनो प्लास्टिक बहुत ही छोटे प्लास्टिक के कचरे के बहुत छोटे प्लास्टिक के बहुत छोटे कचरे को नैनो प्लास्टिक बोलते हैं, जिसकी साइज़ कितनी होती है, 1000 नैनोमीटर्स। इसका मतलब 1 नैनोमीटर का मतलब हो गया 1 मीटर का 1 बिलियंथ पार्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, बहुत ही छोटा पार्ट हो गया। 10⁻⁻, मतलब -9 मान लो, इतना मीटर, बहुत ही छोटा, माइक्रोन्स में। अब होता क्या है इसमें, नैनोज में, माइक्रोन्स तो 10⁻⁻6 में चला गया, नैनोज में 10⁻⁻9 में चला गया। इतनी छोटी साइज आंखों से दिखना पॉसिबल नहीं है। तो स्टडी में क्या किया गया, एक प्लांट लिया गया, लेट्यूस, उसके आसपास में ये प्लास्टिक डाल दिया गया, ठीक है, नैनो प्लास्टिक, फिर उसको ग्रो होने दिया। फिर उस लेट्यूस के ऊपर एक ब्लैक सोल्जर फ्लाई है, उसके लार्वा को सेट किया, और उस लार्वा को 10-15 दिन तक उस लेट्यूस की लीव्स खाने के लिए फ्री छोड़ दिया। वो लीफ खा ली उसने। फिर ये जो ब्लैक सोल्जर फ्लाई है ना, इसका नॉर्मल यूज़ क्या रहता है, फिशेस जो होती है ना, इसमें यहाँ पे बात देख लो, रोच फिश जो होती है वो इस लार्वा को खाती है, इनसे इंसेक्ट को खा लेती है वो, ठीक है। तो वो जो लार्वा जिसने इस लेट्यूस पे अपनी लाइफ कंटिन्यू की थी, उसको ले जा करके डाल दिया किसके ऊपर, किसके सामने, फिश के सामने, और फिश ने भी कंज्यूम कर लिया। अब इस तरीके से पूरा फूड चेन फिश तक पहुंच गया। फिश को कंज्यूम कौन करेगा, ह्यूमन कर लेगा। चलो वहां तक नहीं जाएंगे, हम देखेंगे 3 लेवल, एक तो ये प्लांट हो गया, एक ये इंसेक्ट हो गया, और एक ये फिश हो गई। तीनों को जब चेक किया गया ना लेबोरेटरी में ले जाके, तीनों में नैनो पार्टिकल्स मिले थे प्लास्टिक के। ये चीज़ क्लियरली शो हो गई। और इसमें पॉलीस्टाइरीन और एक पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पीवीसी के नैनो पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा देखने को। और ये 14 दिन के प्रोसेस के बाद में ये सारा काम मतलब 1.5-2 महीने के पूरे प्रोसेस में ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये अपने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली चीज़ है, वो एक्सपोज हो रही है। और रिसर्चर्स का ये कहना है कि नैनो प्लास्टिक है ना, उसमें जो सॉइल में मिल जाना, और फिर उससे वेजिटेबल और फ्रूट प्लांट्स में जाना, और उसके थ्रू हमारे बॉडी में भी एंटर होना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हम नॉर्मल है ये। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा घातक है, और ये चीज़ स्टडी ने बिल्कुल साबित भी की है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है हियरिंग बिफोर डेथ सेंटेंस। देखो इसमें मुद्दा जो है वो हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं, बच्चन सिंह केस की बात हम लगातार कर रहे हैं। इसमें एक पॉइंट ये आ रहा है कि जब ट्रायल कोर्ट होता है, वो जब जजमेंट देता है कि हाँ जी इस अक्यूज को कन्विक्ट किया जाता है, इसके ऊपर जो आरोप लगे हैं, कोई भी XYZ कन्विक्ट ले लो, अक्यूज ले लो, आरोप है वो साबित हो गए, कन्विक्शन हो गया, और इसको सजा दी जा रही है डेथ सेंटेंस, ठीक है, या कैपिटल पनिशमेंट बोल दो इसको आप, फांसी की सजा दे दी जाएगी। तो ऐसे में क्या होता है कि वो जो इंडिविजुअल जो कन्विक्ट हो गया है, उस इंडिविजुअल को एक और मौका दिया जाता है। वो मौका क्या रहता है, उसकी सुनवाई का, कि वो अपने आप को साबित करे कि उसके खिलाफ में जो आरोप साबित हो गए वो गलत थे, ठीक है। तो ये जो हियरिंग है ना, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो 3 जजेस की बेंच, ठीक है, जब ये मुद्दा आया है इनके पास में कि एक तो ये डेथ सेंटेंस देने वाली बात है ना, इसको आप रिव्यू करो, क्योंकि अलग अलग कोर्ट्स में अलग अलग प्रोसीडिंग्स को फॉलो किया जाता है, और फिर वहाँ पर एक स्टैंडर्ड यूनिफॉर्मिटी नहीं देखी जा रही कि डेथ सेंटेंस किसको देना है, किसको नहीं देना। और डेथ सेंटेंस देने में लापरवाहियाँ भी बहुत की जा रही है ट्रायल कोर्ट्स के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट की इस 3 जजेस की बेंच ने क्या डिसाइड किया है कि 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठेगी, और वो डिसाइड करेगी कि एक तो जो डेथ सेंटेंस दी जाती है उसका क्या प्रोसीडिंग होनी चाहिए, और उस पर काम करने के लिए जितने भी ट्रायल कोर्ट्स में जजेस हैं उनको क्या मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होंगे। क्योंकि हम ये बात बार बार देख चुके हैं
कि 1980 का बच्चन सिंह केस था ना, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में, उसमें क्या बोला था, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही आप डेथ पनिशमेंट दो या डेथ सेंटेंस दो या कैपिटल पनिशमेंट दो। ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो डेथ सेंटेंस किस में दिया जाता है, CRPC 1973 के सेक्शन 235 क्लॉज 2 के अंडर में दिया जाता है। पर इसमें यह भी बोला जाता है कि इसके अंडर में जब आप डेथ सेंटेंस दे रहे हो, कन्विक्शन हो गया, तो उसको मौका दिया जाएगा कि वो अपनी निर्दोषगी को साबित कर सके, सुनने का मौका दिया जाएगा। पर होता क्या है, ट्रायल कोर्ट्स में ये हियरिंग का जो प्रोविजन है इसको अटेंशन ही नहीं पे करते, सीधा बोल देते हैं हाँ जी फांसी की सजा दे दो। तो वो फांसी की सजा फिर बाद में अपील पहुंचती है, अपील पहुंच करके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में क्या बात निकल करके आती है कि जी जो कन्विक्शन हो गया था उसके बाद में जो सुनवाई का जो अधिकार है उस कन्विक्ट का, वो बोला अपहेल्ड ही नहीं किया गया, इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो ट्रायल कोर्ट्स की लापरवाही की वजह से जो डेथ सेंटेंस जिनको मिल जाते हैं, फिर वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटते हैं, फिर वहां पर जब केस को अच्छे से सुनवाई की जाती है तो पता पड़ता है कि कमियां तो नीचे वाली कोर्ट में रह गई। ठीक है, बच्चन सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने वैसे तो कैपिटल पनिशमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक ठहराया था कि बोलो कोई हीनियस क्राइम हो बहुत ही ज़्यादा और लगातार वो क्राइम बैक टू बैक हो रहे हैं रिपीटेशन पे, तो ऐसे लोगों को तो पनिशमेंट डिफिकल्ट से मतलब बुरी से बुरी पनिशमेंट देनी चाहिए जिससे कि समाज में एक मैसेज जा सके। पर वो केस कैसे होना चाहिए, रेयरेस्ट ऑफ रेयर। पर क्या इस टाइम पे ऐसा होता है? नहीं, क्योंकि आप देखो बैक टू बैक इतने सारे तो कानून आ चुके हैं जहां पर डेथ सेंटेंस बोल दिया कि हाँ कि अगर ये क्राइम किसी ने कर दिया तो पूरा सीधा फांसी की सजा ही चढ़ा दो, तो वो चीज़ें प्रॉब्लम कर देती है ना। इस पोजीशन को रीट्रेट भी किया था सुप्रीम कोर्ट ने, रेयरेस्ट ऑफ रेयर वाली ने, रेयरेस्ट ऑफ रेयर वाली बात को मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1982, इसमें 5 जजेस की बेंच, उसने क्या बोल दिया था कि उसमें सीधा ये बोला था कि मैंडेटरी डेथ सेंटेंस दे दिया गया था ट्रायल कोर्ट के द्वारा, पर इसको रोक दिया गया। क्यों? बोला कि सेंटेंस से पहले जो हियरिंग होनी चाहिए वो हियरिंग नहीं की गई, जो कि गलत था। कॉन्स्टिट्यूशनली क्या था कि भाई सुनने का मौका दिया जाएगा, खुद को निर्दोष साबित कर सके ऐसा मौका दिया जाना चाहिए कन्विक्ट को। ठीक है, इस तरीके की बातें आ रही है। फिर देखा जाए तो हियरिंग जो है वो इनवायलेबल बताई गई है, दैट मीन्स हियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर किसी को डेथ सेंटेंस मिल रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मान लो जिस दिन जजमेंट आ गया कि हाँ जी डेथ सेंटेंस होगा, फांसी की सजा होगी, और उसी दिन हियरिंग भी शेड्यूल कर दी कि हाँ भाई उसी दिन आपकी सुनवाई होगी और आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हो, कन्विक्ट को ये मौका दिया जाए, तो बोले ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के अगेंस्ट में है। क्यों? क्योंकि जिस बंदे को आज आपने कन्विक्ट किया है उस बंदे को ये कहो कि भाई तेरे को डिफेंड करने का मौका आज का है, कर ले तू, तो अगर उसके पास में एविडेंस ही होते खुद को डिफेंड करने के लिए तो वो बंदा क्या कन्विक्ट हो पाता? इसका मतलब उसको स्पेस चाहिए। स्पेस देने के लिए क्या करने की जरूरत है भाई, उसको टाइम दो। ठीक है, तो बैक टू बैक हियरिंग भी नहीं होनी चाहिए, ये भी एक प्रॉब्लम की बात आ जाती है। 2020 में एक स्टडी कंडक्ट होती है प्रोजेक्ट 39A के अंडर में, क्रिमिनल रिफॉर्म्स के लिए ये ग्रुप काम कर रहा है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में। उनका साफ साफ कहना है कि भाई दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स में हमने जब स्टडी किया तो पता पड़ा कि 44% सेंटेंसिंग की हियर हुई तो वो सेम डे कर दी, जो कि गलत बात थी। भाई सीधी सी बात है, अभी आपने कन्विक्ट किया और अभी उसको बोल रहे हो कि तू अपने आप को निर्दोष साबित कर एक दिन के अंदर अंदर, तो वो कहाँ से तो अपने एविडेंसेस लाएगा? टाइम चाहिए है। अगर उसके पास में एविडेंस या सब इस तरीके के स्ट्रॉन्ग बातें होती या फिर स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस होते तो वो अपने आप को कन्विक्ट होने से ही बचा लेता। तो हियरिंग को आप डिले करो। फिर आप देखो दत्ताराया वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस में 2019 में है, 3 जजेस की बेंच, सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूलिंग दी कि डेथ सेंटेंस है ना, उसको अगर लापरवाही में, जल्दबाजी में अगर दिया जा रहा है किसी भी इंडिविजुअल को तो उसको हम कम्यूट करेंगे, और वो कम्यूटेशन किया भी गया। डेथ सेंटेंस को कन्वर्ट कर दिया लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट में कि फांसी की सजा नहीं, ताउम्र कैद होगी। तो वो चीज़ें क्या कर देती हैं, फिर एक्सट्रीमिटी की तरफ ले जाती हैं, तो वो ठीक बात नहीं है। फिर आपको पता ही है केस ऑलरेडी कितने ज़्यादा पेंडिंग है हायर जुडिशरी में, तो वो बर्डनसम हो जाता है। और CRPC का जो सेक्शन है 235 क्लॉज 2, इसमें साफ साफ लिखा हुआ भाई कि अक्यूज जब कन्विक्ट हो जाए तो उसको पूरा मौका देना चाहिए कि वो अपनी डेथ सेंटेंस को कैसे उलटवा सके, है ना, उसको मिटिगेशन का पूरा मौका मिलना चाहिए, है ना। नहीं तो क्या हो जाएगा, वही बात कि 1000 दोषी छूट जाएं पर एक निर्दोष नहीं मरना चाहिए, तो कई बार फिर जल्दबाजी में निर्दोष भी चपेट में आ जाते हैं।
तो वो फिर कहाँ पर जस्टिस इंश्योर हो पाई, है कि नहीं। फिर अब बात आती है एडिक्वेट सेंटेंसिंग हियरिंग कॉन्स्टिट्यूट। इसका मतलब क्या होता है, मतलब हियरिंग के मतलब क्या है, क्या एडिक्वेट सेंटेंसिंग है। देखो सिंपल सी बात यही है, जो बात मैंने बता दी, अपॉर्चुनिटी मिल जाए भाई कन्विक्ट को कि वो मटेरियल इकट्ठा कर ले, साबित कर दे कि मैं गलत नहीं हूँ, मुझे माफ़ करो, है कि नहीं। मौका तो दो कम से कम उसको, तो वो मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस क्रिएट करने का मौका होता है कि वो अपनी सजा को कम करवा सके, है कि नहीं। अब देखो सुओ मोटू कॉग्निजेंस अभी सुप्रीम कोर्ट ने लिया, या 3 जजेस की बेंच ने 5 जजेस की बेंच को ट्रांसफर कर दिया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनली देखो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें डेथ सेंटेंसिंग के लिए कोई यूनिफॉर्म गाइडलाइंस देने की ज़रूरत है या फिर क्या करने की ज़रूरत है, जिससे कि ये ट्रायल कोर्ट जो कन्फ्यूज्ड स्टेटमेंट देते रहते हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं सिटीजन्स के लिए, वो ठीक हो। मिटिगेशन सर्कमस्टांसेस सिंपल सी बात है, मैंने बता दिया आपको कि भाई किस तरीके से अपनी डेथ पेनल्टी को रिड्यूस करवा सकता है कन्विक्ट, तो उसको क्या क्या सबूत लेने का मौका मिल जाए। और उसके पीछे ये भी तो देखने वाली बात है ना कि बैकग्राउंड क्या है उस इंडिविजुअल का। जैसे यहाँ पर मनोज एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश केस में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये बात बोली कि देखो हमें डेथ पेनल्टी देने की अगर बात आए तो हमें उसका बैकग्राउंड समझना होगा, ठीक है। उसमें ये देखनी होगी कि कहीं आर्बिट्रेरीनेस तो नहीं है, एक सब्जेक्टिव पैटर्न को भी समझना होगा। एक तो हो गया कि क्राइम कर दिया तो क्राइम के हिसाब से पनिशमेंट दे दो, चलो ये तो आपने कर दिया ऑब्जेक्टिवली, पर सवाल यह है कि उस बंदे ने क्राइम किया तो उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या वो अंडर प्रिविलेज्ड है, क्या वो माइनॉरिटी है, एससी है, एसटी है। क्योंकि हमने प्रीवियस जो हमारा एडिटोरियल डिस्कशन था उसमें क्या निकल के आया था कि ज़्यादातर जो हमारी सोसाइटी में बैकवर्ड सेक्शंस हैं उनसे बिलोंग करने वाले लोगों को डेथ सेंटेंस मिला हुआ है, ठीक है। डेथ पेनल्टी देने से पहले साफ साफ क्या बात बोली गई है, कलेक्टिव कॉन्शियंस की बात बोली गई है। कलेक्टिव कॉन्शियंस का मतलब कि बात ऐसी, और ये फिर 1983 का जो मच्छी सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है ना, उसमें कलेक्टिव कॉन्शियंस का कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें क्या बोला गया कि ये तो देखो कि बैकग्राउंड क्या है, और 5 कैटेगरीज में ये डिसाइड किया। और जैसे कि हम समझ सकते हैं कि बंदे का सोशल बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशनल लेवल क्या है, एज क्या है, ठीक है, क्या उसने अपनी ज़िंदगी में कोई पास्ट में कोई ऐसा दुख भरा पल देखा है जो कि उसकी ज़िंदगी के लिए एकदम वाटरशेड इवेंट का काम कर गया, फैमिली सर्कमस्टांसेस क्या है, साइकोलॉजिकली फिट है कि नहीं है ना, सर्कमस्टांसेस क्या थी जब उसने क्राइम किया। बोले इन चीज़ों को आप कंसिडर करो बॉस, फिर उसके बाद में आप डिसाइड करो कि बंदे ने क्राइम किया उसका क्या पनिशमेंट है। ऐसे नहीं कि क्राइम कर दिया और सीधा उठा करके उसको आप सजा दे दो। बेशक क्रिमिनल को पनिशमेंट मिलनी चाहिए, बट क्रिमिनल को पनिशमेंट का मतलब ये नहीं है कि डेथ सेंटेंस हो। यहाँ पर हम बार बार बात करते हैं कि जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम उसका काम क्या है जी, रेफॉर्मेशन का, कि एक इंडिविजुअल जो कि समाज के मेन स्ट्रीम से हट करके कुछ और काम करने लग गया, एंटी सोशल एक्शन करने लग गया, तो उसको सोसाइटी में मेन स्ट्रीम में लाने का काम होता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, ना कि उसको आउट करने का। तो ये रिफॉर्म्स लाने की बात है। तो ये चीज़ें हैं। अब देखने वाली बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या डिसाइड करती है, वो टाइम बताएगा, ठीक है। फिर देखो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा अंबेडकर सर्किट है वो जल्दी लॉन्च किया जा रहा है, जिससे कि टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके। अभी हमारे कल्चरल मिनिस्टर कौन है, जी किशन रेड्डी जी, ठीक है। इसमें देखो अंबेडकर सर्किट जिसको पंच तीर्थ भी बोला गया था 2016 में, इसमें 5 जगह डिसाइड हुई है अंबेडकर जी की लाइफ से रिलेटेड। एक तो है जन्मभूमि मध्य प्रदेश के मऊ में, दूसरा है शिक्षा भूमि जो कि यूके के लंदन में है, एक है दीक्षा भूमि जो कि नागपुर जहाँ पे उन्होंने बुद्धिज्म ज्वाइन किया था, चौथा आ गया फिर महापरिनिर्वाण भूमि जहाँ पर उन्होंने अंतिम सांसें ली थी, डिमाइस हुआ था दिल्ली में, और फिर चैत्य भूमि जहाँ पर उनका क्रिमेशन हुआ मुंबई। तो कुल मिलाकर के ये 5-6 जगह हैं, इनको डिसाइड किया गया है, ठीक है, कि जो महावीर स्वामी को बोला मैंने, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो है उनसे उनकी लाइफ से रिलेटेड सर्किट तैयार किया जा सके। ये देखो लोकेशंस यहाँ पर है, ठीक है, दीक्षा भूमि नागपुर यहाँ पर है, चैत्य भूमि मुंबई यहाँ पर है, जन्मभूमि हो गई मऊ में मध्य प्रदेश में, और ये हो गया महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली, ठीक है, और एक हो गई लंदन। ये 5 जगह हो गई, ठीक है ना। अब देखो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा एक स्कीम चलाई जा रही है स्वदेश दर्शन, 2014-15 से चल रही है। उसमें 15 सर्किट्स आइडेंटिफाई हुए हैं, जिनमें रामायण, बुद्धिस्ट, कोस्टल सर्किट हो गया, इको सर्किट हो गया, हेरिटेज, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, हिमालयन, सूफी, कृष्णा, रूरल, ट्राइबल, तीर्थंकर सर्किट, ये सर्किट्स हैं, ठीक है। अभी तक देखा जाए
तो रामायण और बुद्धिस्ट सर्किट हैं, ये तो लॉन्च हो चुके हैं, और ये नॉर्थ ईस्ट सर्किट है वो भी एक्टिव है। अब अंबेडकर सर्किट होगा जो चौथा सर्किट होगा जो अभी लॉन्च हो जाएगा। तो टोटल जितने भी सर्किट्स हैं 15 सर्किट, उनमें से ये चौथा स्टार्ट हो जाएगा। इसमें क्या है, देखो ये सर्किट्स इसलिए बनाए जाते हैं कि एक थीम पर जब भी टूरिस्ट निकले तो उनको एक पूरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके, ठीक है, और एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में समझ सकें कि हाँ, जैसे यहाँ पर अंबेडकर जी से संबंधित है तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की क्या लाइफ रही थी, कहाँ पर उन्होंने क्या क्या काम किए, कहाँ से उनको इंस्पिरेशन मिली, क्या उनको मजबूरियाँ दिखी जिसकी वजह से उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास को सपोर्ट किया, वो सारी चीज़ें, ठीक है ना, क्योंकि उनकी खुद की लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी बहुत ही मतलब अच्छे नहीं रहे थे, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि इंडियन सोसाइटी बहुत ज़्यादा डिवाइडेड थी। फिर डिप्रेस्ड क्लास को अपग्रेड करने के लिए, अब कहते हैं ना कि अपलिफ्ट करने के लिए उन्होंने अपनी ताउम्र वो फाइट अपनी कंटिन्यू रखी। इसमें देखो रेलवे कनेक्टिविटी और एयरपोर्ट, रेलवे, एयर, सारी कनेक्टिविटी इंश्योर करने की बात की जा रही। तो स्वदेश दर्शन स्कीम एक बार रिवाइज कर लेना। फिर एक न्यूज़ ये है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से अगर देखें तो जो हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने वाली जो बॉडीज़ हैं वो अलग अलग एस्पेक्ट में काम अलग अलग करती हैं, तो उनको मर्ज करके या उनको एक अम्ब्रेला के नीचे लाने की बात कही गई थी। क्या कहा गया था कि एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI है वो सेटअप किया जाएगा, जिससे कि जो मल्टीप्लिसिटी है ना हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने वाले इंस्टीट्यूशन की, उसको हम कंट्रोल कर सकें। इसके लिए क्या हो रहा है कि UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE इनको साथ में ला करके एक साथ जो हायर एजुकेशनल कमीशन ऑफ इंडिया है उसको स्टैब्लिश करने की बात चल रही है। इसके लिए कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है। अब वो कमेटी अपनी रिकमेंडेशन देगी, उसके हिसाब से ये काम फाइनलाइज होगा। इस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किसने किया है? ये UGC के चेयरपर्सन है प्रोफेसर M जगदीश कुमार, उनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की गई है। और इस कमेटी के मेंबर्स कौन है? UGC वाइस चेयरपर्सन ऑफ UGC एंड वाइस चेयरपर्सन ऑफ AICTE, और इसके अलावा UGC के सेक्रेटरी और AICTE के मेंबर सेक्रेटरी, ये मेंबर्स होंगे टोटल, ठीक है। तो देखते हैं क्या रिकमेंडेशन आती है, किस तरीके सेटलमेंट होता है। अगली न्यूज़ है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है ना, उनकी वजह से इंडिया में 2019 में जितनी भी डेथ हुई है उनमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की वजह से 66% डेथ्स हुई है। WHO की रिपोर्ट है ये, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में कौन कौन सी हैं वो देख लो। कार्डियोवैस्कुलर, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी मतलब सांस से रिलेटेड, लंग्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, कैंसर, और इसके अलावा डायबिटीज़। तो टोटल डेथ जितनी हुई है 2019 में उसमें 66% तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, वो बीमारियां जो कि एक मरीज से दूसरे मरीज में ना, दूसरे इंसान में ना फैले, ठीक है ना, वो खुद से इंड्यूस कर ले। और ऑल ओवर वर्ल्ड अगर लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पर टोटल डेथ्स में से 86% डेथ्स हुई है NCDs की वजह से। तो ये बहुत ज़्यादा बर्डन है हमारे देश में, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे। इस रिपोर्ट का नाम क्या है? इनविजिबल नंबर्स, द ट्रू स्केल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। इसमें ये बात बोली गई। और रिपोर्ट किसने रिलीज़ की है? WHO ने। और इसमें ये बताया है 194 कंट्रीज़ के बारे में ये डेटा रिलीज़ हुआ है। हमें इंडिया स्पेसिफिक चाहिए था जो हमने देख लिया। जैसे हार्ट की वजह से 25 लाख से ज़्यादा, और आप देख लो लगभग 11.5 लाख के लगभग हो गए लंग्स की प्रॉब्लम्स की वजह से, कैंसर की वजह से लगभग 9.25 लाख, ठीक है, 3.5 लाख के लगभग डायबिटीज़ की वजह से डेथ हो गई 2019 की अगर बात करें, ठीक है। आगे चलते हैं। एक काम कर लेना, 12th क्लास की जो बायोलॉजी की बुक है ना NCERT की, उसमें डिजीज़ेस के बारे में है, हेल्थ केयर एंड डिजीज़ेस। तो कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो सारी अच्छे से समझाई हुई है। हो सके तो उसको ज़रूर रिवाइज़ करना। वैसे वो बुक बहुत अच्छी है, एक बार पढ़ो आप, ठीक है, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी सारा अच्छे से समझाया हुआ है। क्लास 12th बायोलॉजी बुक, पूरी एक बुक है, NCERT की मोटी सी बुक है, पढ़ लेनी है उसको एक बार। फिर देखो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो चल रही है हिजाब को लेकर के, तो कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा ये कहा गया है कि जी हिजाब जो है ना वो फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है। अब ये हिजाब वाले मुद्दे को हम पहले बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ, आप ज़रूर देख लेना। एक्सप्लेन पेज पे डिटेल में बताया हुआ है असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में, ठीक है, बहुत अच्छे से समझाया हुआ आर्टिकल था वो एक्सप्लेन पेज का। प्रोबेबली 14 फरवरी का आर्टिकल था वो,
मैं दे दूंगा आपको लिंक, ठीक है। फ्रंट पेज पे नजर डालें तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो टीवी चैनल्स है ना, ये बहुत ज़्यादा हेट स्पीच को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा गया है कि आप जो है जल्दी से जल्दी लेजिस्लेशन लेकर के आओ, एग्जैक्टली उसी लाइन पे जिस लाइन पर जो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस वाला जो एक्ट आया था 2005 में, ठीक है। 1 सेकेंड, सॉरी, वो 2005 का तो डोमेस्टिक वायलेंस वाला था। ये जो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस जो है वो एक्ट है 2013 का। तो इसके लिए देखो विशाखा गाइडलाइंस आई थी पहले, ठीक है। तो विशाखा गाइडलाइन में भी यही प्रोविजन था जो इस एक्ट में बाद में 2013 में किया गया, ठीक है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि वर्क प्लेस पे किसी के साथ में भी अगर कोई भी सेक्सुअल अब्यूज़ होता है तो उनकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए और उनको जस्टिस मिलना चाहिए। तो बोला उसी तरीके से टीवी प्रोग्राम्स में जो काम किए जा रहे हैं, जिस तरीके से हेट स्पीचेस जो हो रही हैं उनको बढ़ा चढ़ा करके डिबेट करवा करवा करके और हाईलाइट किया जा रहा है, तो इस पे लगाम लगनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट इसके लिए गाइडलाइन देने वाला है और फिर बाद में गवर्नमेंट को क्या बोल दिया कि विशाखा गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए जिस तरीके से सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट ऑफ 2013 लाया गया था, उसी तरीके से कोई लॉ लाओ जल्दी से जल्दी। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स यहाँ पे मांगा गया है, क्योंकि वाकई में ये चीज़ आप खुद देखा करो, यूट्यूब पे कभी नोटिस किया होगा कि किस तरीके से बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इश्यूज़ को बढ़ा चढ़ा करके और दिखाया जाता है। जैसे कि किसी कम्युनिटी को हिट करना है और उस कम्युनिटी को हिट करने वाली जो बातें हैं वो बढ़ा चढ़ा करके दिखाई जाती है, जो कि हो सकता है कम्युनल हेट्रेड क्रिएट करती हैं और इसके अलावा देखा जाए तो कम्युनिटी को हार्म भी पहुंचाती हैं, एनिमिटी आती है सोसाइटी में, जो कि गलत बात है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख लो, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ड्राफ्ट बिल रिलीज किया है। क्या है कि जो इंटरनेट बेस्ड जो भी एप्लीकेशन है, जैसे आप देखते हो व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, गूगल मीट हम यूज़ करते हैं, स्काइप पे ये यूज़ होती है, तो इन पे क्या होता है, हम कॉलिंग करते हैं ना, ऐसे तो हम कॉल करते हैं फ़ोन नंबर डायल करके, उसके लिए तो देखो एयरटेल को, वोडाफोन आइडिया को या फिर जियो को लाइसेंस लेना पड़ता है, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को। जबकि हम व्हाट्सएप पे किसी को कॉल करें तो क्या व्हाट्सएप ने लाइसेंस ले रखा है? आंसर है नहीं। तो जिस तरीके से टेलीकॉम ऑपरेटर्स को लाइसेंस लेने की ज़रूरत होती है, एग्जैक्टली वैसे ही ओवर द टॉप जो भी टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, कॉलिंग की व्यवस्था जो अवेलेबल है, उसको अब उसके लिए क्या प्रोविजन किया जा रहा है कि उनको भी अपनी कॉलिंग के लिए अब लाइसेंस लेना होगा। फिलहाल तो ये ड्राफ्ट रिलीज हुआ है पब्लिक ओपिनियन के लिए, ठीक है। इसमें ड्राफ्ट में देखो 3 लॉज हैं, उनमें अमेंडमेंट की बात भी की गई है। एक तो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885, एक इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट ऑफ 1933 और एक है द टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1950। इनको अमेंड किया जाएगा। इससे क्या होगा कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म पे जैसे व्हाट्सएप पे हम कॉलिंग करते हैं तो उन कॉलिंग को भी रेगुलेट किया जाना पॉसिबल हो पाएगा। तो उसके लिए भी अब लाइसेंस लेना पड़ेगा इनको, क्योंकि बात तो अल्टीमेटली कॉलिंग की हो रही है ना, तो इनके पास में तो कोई लाइसेंस की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसे में तो लोग फिर बाद में हर कहीं पे कैसे भी बात कर लेंगे, वो एक पॉइंट आ रहा है। तो इसके लिए इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 है, उसका ड्राफ्ट रिलीज हुआ है और उस ड्राफ्ट में प्रोविजन जो है वो इन तीनों लॉज को अमेंड करने का है। इसके अलावा एक और अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, दैट इज रिलेटेड टू एक्ट टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1997। ट्राई से रिलेटेड जो एक्ट है ना, ठीक है, उस एक्ट को भी अमेंड किया जाएगा। अब इस एक्ट में क्या है कि अभी तक तो क्या होता है कि जब भी लाइसेंस गवर्नमेंट इशू करती है तो ट्राई की तरफ से रिकमेंडेशन ली जाती है, फिर उसके बाद में गवर्नमेंट लाइसेंस देती है। अब लाइसेंस देने में ट्राई की रिकमेंडेशन लेनी जरूरी नहीं होगी, ये प्रोविजन भी किया गया है किसमें, इस ड्राफ्ट बिल में। अब ये तो ड्राफ्ट है, देखो कच्चा चिट्टा है, अब इस पे ओपिनियन आएंगे, फिर फाइनल जो बिल बनेगा वो देखेंगे, फिर एक्ट में कन्वर्ट होगा तब देखेंगे। तो जहाँ तक अब विंटर सेशन में ऐसा कुछ होगा तब की तब देखेंगे। अभी फिलहाल जो है वो अपडेट ले लिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा डेटा रिलीज किया गया है, जिसमें ये पता पड़ा है कि बीजेपी ने 344 करोड़ रुपए खर्च किए हैं पिछले 5 स्टेट्स में हुए इलेक्शंस में। तो ये 58% का इंक्रीमेंट है। तो यहाँ पर आपके लिए जो टास्क है वो है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें क्या रिफॉर्म्स की हमें रिक्वायरमेंट है। अगर बेसिक पढ़ना चाहते हो तो 10th क्लास की जो डेमोक्रेसी एट वर्क समथिंग ऐसे बुक का नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा,
पॉलिटिकल डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स समथिंग कुछ है बुक का नाम, 10th क्लास की जो बुक है वो पढ़ लो आप। उसका 7th चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड, वो एक बार आप पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। और दूसरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसमें भी इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड एक चैप्टर है, वो आप पढ़ लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या इश्यूज हैं हमारे यहाँ पर इलेक्शंस को लेकर के। ठीक है, एक आपको यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पीएम केयर्स के बारे में पढ़ लेना है। एक ये है कि रशिया ने अपना जो अटैक है उसको और बढ़ा चढ़ा दिया है यूक्रेन की तरफ, ठीक है ना, अटैक और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है, जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा ठीक नहीं कंसिडर किया जा रहा। इवन अब तो चाइना की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आ रहे हैं कि बैठ कर ये बातचीत कर लेनी चाहिए इन कंट्रीज़ को। ठीक है, अब देखो रशिया ने अभी ये वाला ऑक्यूपाई कर रखा है एरिया जो पिंक वाला है, ये ब्लैक सी है। क्रीमिया तो पहले से ही 2014 से ऑक्यूपाई कर रखा है। इसके अलावा डोनेट्स्क हो गया, मोरिपोल हो गया, प्लोही हो गया, पोलोही हो गया, खेरसोन हो गया, ये वाला एरिया अभी भी ऑक्यूपाई कर रखा है। ये डोनबेस रीजन बोला जाता है, ईस्टर्न यूक्रेन वाला। ये खार्किव वाला एरिया है, वो यूक्रेन की फोर्सेस ने रिक्लेम कर लिया, मतलब छुड़वा लिया। बट अभी रशिया ने अपने और ज़्यादा मिलिट्री फोर्सेस को यहाँ पे पहुँचा दिया है, ये चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, सेबी, अब जल्दी ही ASBA लाइक कॉन्सेप्ट जो है, स्ट्रक्चर जो है वो सेकेंडरी मार्केट में लाना चाह रहा है। अब देखो प्राइमरी मार्केट तो क्या होता है, जब पहली बार कोई कंपनी अपने शेयर्स लॉन्च करती है, और सेकेंडरी मार्केट जब पहली बार लॉन्च होते हैं तो IPOs बोल दिए जाते हैं, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, और वही फिर बाद में शेयर्स में के तौर पे कंसिडर हो जाते हैं जब एक बार खरीदने के बाद में शेयर होल्डर उन्हीं शेयर्स को दूसरे किसी को बेच देता है। तो IPO में क्या होता है कि जब कभी भी आप IPO में पैसा लगाने की कोशिश करते हो तो ASBA सिस्टम काम करता है। इसका मतलब कि पहले IPO अलोकेट होगा, फिर अकाउंट से पैसा डिडक्ट होगा। सेम चीज़ अब जो है वो सेकेंडरी मार्केट में भी लाने की कोशिश की जा रही है सेबी के द्वारा। ठीक है, तो देखो इस डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।